नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आइए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 1726 के राजलेख के विषय में पढ़ा है। 1726 का जो था, वो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा बम्बई और कलकत्ता में निगम की स्थापना हुई और मेयर कोर्ट बनाए गए। मेयर कोर्ट के माध्यम से बम्बई और कलकत्ता के नागरिकों के सिविल अधिकार जो थे, सिविल मुकदमे मेयर कोर्ट को देखने की अधिकारिता दी गई थी। जबकि आपराधिक मामलों में गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर और उसकी काउंसिल को आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार सौंपा गया था। तो हमने 1726 का चार्टर जो राजलेख रहा, उसको हमने पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे 1753 के राजलेख के विषय में, जो कि एक तरीके से कहें कि 1726 के राजलेख द्वारा जो राजलेख जो लिखा गया, उसमें मेयर कोर्ट की स्थापना का अधिकार प्रावधान दिया गया था, उससे गवर्नर और उसकी काउंसिल की शक्तियाँ कुछ कम हो गई और उन्हीं कमियों को बाद में चूँकि विवाद उत्पन्न होने लगे, डिस्प्यूट होने लगे इसमें, विवादों को निपटारा के लिए, इनमें कुछ सुधार करने के लिए, खास तौर से मेयर कोर्ट में सुधार करने के लिए 1753 का राजलेख ब्रिटेन के शासक द्वारा पारित किया जाता है। तो आइए आज समझते हैं हम लोग 1753 का राजलेख। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की पृष्ठभूमि। संविधान की पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे हैं और इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने पढ़ा है 1726 का राजलेख और इसके बाद अब हम आज पढ़ेंगे 1753 का चार्टर या राजलेख। तो आज हमारा जो मूल टॉपिक रहेगा वो 1753 का राजलेख से संबंधित रहेगा और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि 1726 के राजलेख में हमको ये चीजें मिली कि मेयर कोर्ट बना, एक न्यायालय की स्थापना भारत में हो रही है और ब्रिटेन के 1753 राजलेख जो है, ये ब्रिटेन के राजा द्वारा ये राजलेख भेजा जा रहा है, ये राजलेख भेजा जा रहा है, बनाया जा रहा है भारत के लिए। तो इस राजलेख के अंतर्गत जो कलकत्ता और बंबई में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस मेयर कोर्ट की स्थापना को एक तरीके से अगर कहा जाए तो सरकारी नियंत्रण में लिया गया। सरकारी नियंत्रण में इसको लिया गया और चूंकि आप जानते हैं कि जो मेयर कोर्ट बनी हुई थी, जो मेयर कोर्ट थी, मेयर कोर्ट, इसके दो प्रमुख अंश हुआ करते थे। एक होता था मेयर, एक मेयर, और दूसरे हुआ करते थे एल्डर, एल्डरमैन, एल्डरमैन, जो कि 1726 के राजलेख द्वारा इनको शक्तियां प्रदान की गई थी और इनके नियुक्तियां हुआ करती थी। क्योंकि मेयर कोर्ट को सिविल मामले सुनने का अधिकार था, ये सिविल मामले सुना करता था और मेयर कोर्ट को, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि मेयर कोर्ट जो होते थे वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होते थे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होते थे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पर मैंने विस्तृत बात किया हुआ है कि इनको अवमानना की कार्रवाई की शक्ति प्रदान थी। यदि इनके आदेशों, इनके निर्देशों की यदि अवहेलना की जाती है तो ये अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इनको ये अधिकार प्राप्त था और यही एक अधिकार ऐसा था जो विवश कर देता था किसको, गवर्नर और उसकी काउंसिल को, गवर्नर और उसकी काउंसिल को, उसकी परिषद को, क्योंकि अवमानना की शक्ति थी इनके पास और इनके पास विधि निर्माण की शक्तियां थी, ये विधि बनाते थे। फिर भी जो इनके आदेश हो जाते थे सिविल मामलों में तो विवाद उत्पन्न हो जाता था इन दोनों में। तो इसी के कारण 1753 ईस्वी का, 1753 का चार्टर लाया गया। मुख्य रूप से ये चार्टर गवर्नर और उसकी काउंसिल और मेयर कोर्ट, इन दोनों के बीच का जो विवाद था, इसको समझौता करने और इसको निपटाने के लिए मूल रूप से ये चार्टर लाया गया, ये कह सकते हैं। अब हुआ क्या कि 1753 का एल्डरमैन की जो नियुक्ति थी, जो एल्डरमैन की जो नियुक्ति थी, वो गवर्नर और उसकी काउंसिल के अधीनस्थ कर दिया। एल्डरमैन की जो नियुक्ति थी वो गवर्नर और उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया और जो मेयर की स्थापना, मेयर की नियुक्ति थी, ये सरकारी नियंत्रण में चला गया, ये सरकारी नियंत्रण में चला गया। तो कुल मिला जुलाकर ये पूरा ये जो कोर्ट था एक तरीके से गवर्नर और उसकी काउंसिल के अधीन हो गया। इसकी बड़ी आलोचना भी हुई। आलोचना इसलिए हुई कि इसको सरकारी न्यायिक व्यवस्था कहा जाने लगा। इसको क्या कहा जाने लगा? सरकारी न्याय की व्यवस्था। इसमें सरकार का नियंत्रण अधिक से अधिक हो गया। जैसे मान लीजिए कि आज आप अगर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट हमारे हैं, इनमें अगर सरकार का नियंत्रण सबसे ज्यादा हो जाए, जजों की नियुक्ति और इनके ट्रांसफर, इनकी सारी चीजों में सरकार हस्तक्षेप करना शुरू कर दे, तो स्थिति आप क्या होगी आप सोच सकते हैं। तो इसलिए इनको हमारा संवैधानिक प्रिविलेज प्राप्त हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है। इनकी नियुक्ति, इनके वेतन, इनके ट्रांसफर आदि संबंधित जो निर्देश, जो गाइडलाइंस, जो प्रक्रिया है वो सीधे संविधान में दे दी गई है। जो मेयर कोर्ट था ये सीधे आ गया गवर्नर और उसकी काउंसिल के, चूंकि एल्डरमैन की जो संख्या हुआ करती थी, जो एल्डरमैन की संख्या थी वो 9 हुआ करती थी।
मेयर हुआ करते थे। तो अब सरकारी नियंत्रण बढ़ गया इनके ऊपर। जब सरकारी नियंत्रण बढ़ गया तो बड़ी आलोचना हुई कि इसको सरकारी न्याय प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा। अब इसमें दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि एक तो मेयर की और एल्डरमैन की नियुक्ति जो थी, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। मेयर सरकारी नियंत्रण में चला गया और गवर्नर और उसकी काउंसिल के अंदर में एल्डरमैन चले गए। एक तरीके से मेयर भी गवर्नर और उसकी काउंसिल के अंदर ही चले गए। तो ये अब दूसरा काम इन्होंने क्या किया, ये तो पहला काम था कि मेयर और उसकी एल्डरमैन ये सरकारी व्यवस्था में चले गए। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो भारतीय निवासी थे, जो भारतीय निवासी यहाँ के जो मूल निवासी भारतीय निवासी थे, इनको मेयर कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। क्या किया गया? मेयर कोर्ट की इस अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। अब जो हमारे भारत के यानी कि जो उस समय बंबई और कलकत्ता के जो निवासी थे, जिनके सिविल मामले 1726 के राजलेख में सुनने का अधिकार मेयर कोर्ट को हुआ करता था, उसको बाहर कर दिया गया। इनकी सुनवाई अब मेयर कोर्ट नहीं करेगा। बाहर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अंग्रेजों की मंशा अब धीरे-धीरे भारत की स्थितियों को ये भांपना शुरू कर दिए थे और धीरे-धीरे शासन में आने की चेष्टा 1726 से ही धीरे-धीरे शुरू हो जाती है, क्योंकि आप किसी देश में जब कोई व्यापार करने जाता है तो वहाँ शासन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कोई ऐसी गतिविधियां शुरू कर देते हैं तो उनसे मालूम चलने लगता है कि आपकी मंशा क्या है। तो 1726 का चार्टर रहा, इससे इनकी मंशा तो व्यक्त होने लगी कि भाई मेयर कोर्ट में ये कलकत्ता और बंबई के लोगों के सिविल मामले भी सुनना शुरू कर दिए थे। तो 1753 में भारतीय मूल निवासियों को मेयर कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। अच्छा, अब तीसरा चीज इन्होंने क्या किया? तीसरा महत्वपूर्ण चीज इन्होंने ये किया कि निर्धन और असहाय लोगों को निर्धन और असहाय लोगों को निःशुल्क और त्वरित न्याय की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने एक संस्था का गठन किया। तो उसका नाम रखा कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब कि इस संस्था पे आप आवेदन करिए तो आपको निःशुल्क न्याय मिलेगा। तो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की संज्ञा इन्होंने उस न्यायालय को दी, इसकी स्थापना की। एक तरीके से कि मेयर कोर्ट को तो इन्होंने बाहर निकाला यहाँ से, लेकिन फिर कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट को अधीन इनको कर दिया। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से यही कर दिया कि निर्धन और असहाय लोगों को निःशुल्क और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की स्थापना की गई। तो ये तो इनकी व्यवस्था थी, ये तो आलोचना के बिंदु थे, ये थे आलोचना के बिंदु। इनमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण, जिनमें मेयर और एल्डरमैन की नियुक्ति, भारतीय लोगों को मेयर कोर्ट से बाहर कर दिया गया अधिकारिता से, और निर्धन और असहाय लोगों के लिए कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की स्थापना कर दी गई। अब इसमें चौथी चीज आती है, चौथी चीज ये आती है कि जो मेयर था, जो मेयर कोर्ट हुआ करती थी, जो मेयर कोर्ट है 1753 में मेयर कोर्ट में एक आदेश पारित किया गया कि उसमें एक क्लॉज था कि मेयर कोर्ट जो है वो सरकार और मेयर सरकार और मेयर के विरुद्ध सरकार और मेयर के विरुद्ध भी मामलों की सुनवाई कर सकती थी। ये बहुत बड़ा अधिकार मेयर कोर्ट को दिया गया। तो जो मेयर कोर्ट है 1753 में, इनको सरकार और मेयर के विरुद्ध भी मामलों की सुनवाई की अधिकारिता मेयर कोर्ट को सौंप दी गई। ये बहुत बड़ा एक तरीके से ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस चार्टर के द्वारा किया गया हमारे भारतीय न्याय प्रणाली में। और एक झलक इससे भी हमारे संविधान में दिखाई देती है, और वो ये दिखाई देती है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट हैं, ये भी सरकार और इनके न्यायाधीशों के खिलाफ भी मामले सुनने की अधिकारिता इनके पास होती है, ये सुनते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट लगभग आप समझ सकते हैं कि यहाँ से शुरू होने लगता है, और भी पीछे हैं लेकिन इनमें शुरू होने लगता है। तो सरकार और मेयर के विरुद्ध भी ये मामलों की सुनवाई कर सकते थे। 1753 के राजलेख में ये व्यवस्था दी गई। चौथी चीज क्या दी गई, और चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज दी गई, जैसे कि मान लिया कि कोई मेयर है, मान लीजिए कोई मेयर है, मेयर मतलब जज मान लीजिए, एक जज है, इन्हीं के खिलाफ कोई मामला है और इन्हीं की कोर्ट में चला गया, इन्हीं के खिलाफ एक मामला है और इन्हीं की कोर्ट में चला गया, तो ये सुनवाई करेंगे तो कितना न्याय करेंगे? नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको यदि अपनी ही गलती पर न्याय करने की व्यवस्था अगर दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि अ, आप अपने पक्ष में ही बातों को करना शुरू करेंगे। तो बहुत कम संभावना है कि आप न्याय का पक्ष लें, लेकिन ऐसा हो जाता है, एक मानव होने के नाते ऐसा अधिकांश संभावना है। तो हुआ क्या कि इसमें व्यवस्था दी गई कि मेयर यानी कोई भी न्यायाधीश, स्पष्ट है कि कोई भी न्यायाधीश यानी कि मेयर या न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। यानी कि कोई भी न्यायाधीश स्वयं के मामले की सुनवाई नहीं करेगा, स्वयं के मामले की सुनवाई नहीं करेगा। एक बहुत अच्छी एक लैटिन मैगजीन है, मुझे इस समय उसका ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसको कहते हैं, ये जो सिद्धांत आया है दोस्तों कि न्यायाधीश
न्यायाधीश स्वयं के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता, ये नैसर्गिक न्याय यानी कि प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अधीन है। हैं? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अधीन है ये चीज कि कोई भी न्यायाधीश स्वयं के मामले में जज नहीं हो सकता, न्यायाधीश नहीं हो सकता। तो ये महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर डाली गई 1753 के राजलेख के द्वारा ये चीज स्थापित की गई। और अंतिम अंतिम एक चीज डाली गई इसमें ये कि अब जो न्यायालय शुल्क होगा, जो न्यायालय शुल्क होगा वो अब न्यायालय में न जमा होकर के सरकार, ठीक, जो न्यायालय शुल्क होगा वो न्यायालय में न जमा होकर सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था 1753 के राजलेख के द्वारा की गई। महत्वपूर्ण चीज क्या थी 1753 के राजलेख में? सब महत्वपूर्ण चीज अगर मुझे कहा जाए महत्वपूर्ण चीजें क्या रही, तो मैं ये बताऊं कि पहला तो मेयर और एल्डरमैन की नियुक्ति गवर्नर उसकी काउंसिल यानी सरकारी नियंत्रण में बढ़ा दिया गया। इसको तो मैं ठीक नहीं मानता हूँ बहुत ज्यादा। भारतीयों को मेयर कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया, लेकिन तीसरे में इस चीज को घुसा दिया गया तुरंत कि निर्धन और असहाय लोगों को कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की संज्ञा, कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के नामक एक संस्था का गठन करके उनके माध्यम से न्याय दिलवाएंगे हम। तो एक तरीके से इसका कोई विशेष वो नहीं रहा। एक तरफ से इन्होंने हटाया, दूसरी तरफ से इन्होंने फंसा दिया फिर से। लेकिन अगर मुझे एक अच्छी चीज अगर कोई चीज कहा गया है तो मैं ये कहूंगा कि इन न्यायालयों को यानी कि जो मेयर कोर्ट थी इसको सरकार और मेयर के विरुद्ध मामले सुनने का अधिकार दिया गया। एक व्यक्ति जब सरकार द्वारा प्रताड़ित हो यानी जो संप्रभु है, जो शासक है, जब उससे प्रताड़ित हो तो उसके विरुद्ध वो कहाँ जाएगा? अगर ऐसी व्यवस्था कहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि वो सही है। यदि कोई राज्य सरकार वर्तमान स्थिति में कोई भारत सरकार या राज्य सरकार अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर ले और यदि संविधान में ये तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट और 226 के अंतर्गत हमारे हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की सुनवाई का अधिकार है कि सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन न कर पाए। तो इसी तरीके की मान लीजिए एक व्यवस्था, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से उत्पन्न हो रहा है कि सरकार और मेयर के विरुद्ध हुए मामले की सुनवाई का अधिकार इस कोर्ट को था। दूसरी चीज और दूसरी अच्छी बात ये रही कि मेयर यानी कि जो न्यायाधीश था वो स्वयं के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता था। तो मतलब जो न्यायाधीश है, जो मेयर है, अगर उसके विरुद्ध भी कोई मामला है तो ये न्यायालय सुनने को अधिकृत होगा, लेकिन उस न्यायालय में कोई न्यायाधीश स्वयं के मामले की सुनवाई नहीं करेगा, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य न्यायाधीश करेंगे। और तीसरी चीज जोड़ी गई कि न्याय निःशुल्क और सरकार न्याय, ये मान लीजिए अंतिम चीज है कि न्यायालय शुल्क जो होगा वो सरकारी खजाने में जाएगा, वो नीतिगत मामला है। ये इसकी ये तो मान लीजिए अलग चीज है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण चीजें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी, जो कि 1753 के राजलेख द्वारा हमारे संविधान की पृष्ठभूमि में मदद कर रहा है, मदद किया। हमारा संविधान आज हम लोगों के सामने है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें और लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।